Today we are going to discuss about the ideal and requirement conditions for growing tea crop. चाय की खेती करने के लिए कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का जियोग्राफिकल कंडीशंस इसको चाहिए, या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, नेम द मोस्ट इंपोर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। बेवरेज क्रॉप होती है बेटा पेय फसल, बेवरेज होता है पेय। तो जो पेय फसल है भारत की, वो सबसे मुख्य पेय फसल कौन सी है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। टी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो दैट टी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। हम सबको पता है कि चाय भारत की सबसे मुख्य पेय फसल है। हम सब चाय पीते हैं। अब जो ये चाय है, ये चाय किस सोइल में उगाई जाएगी? द प्लांट ऑफ द टी रिक्वायर ए लाइट लोमी सोइल। द सोइल शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड आयरन कंटेंट। चाय की खेती करने के लिए, चाय की फसल लगाने के लिए एक जो हल्की लोमी सोइल है, मुलायम, वो उपयुक्त होती है, जिसके अंदर नमी कंटेंट करने की, ह्यूमस कंटेंट की ज्यादा अक्षमता हो, और जो आयरन कंटेंट सोइल हो, इस तरह की सोइल आइडियल होती है टी क्रॉप के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर की। द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टी बसेज रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। टी बसेज नीड टेम्परेचर ऑफ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 या 29 डिग्री सेल्सियस। चाय की जो खेती है ना, वो हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में कर सकते हैं। उस क्लाइमेट में हम चाय की खेती कर सकते हैं। और जो चाय की पत्तियां है, चाय की पत्तियों को ताजा रखने के लिए एक मोस्ट और फ्रोस्ट फ्री टेम्परेचर की क्लाइमेट की जरूरत होती है। एक ऐसा क्लाइमेट चाय की खेती के लिए चाहिए जिसमें कोई भी धुंध कोहरा ना हो। जो चाय की पत्ती है, उनको ताजा फ्रेश बने रहने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 या 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उचित माना जाता है। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है चाय की खेती के लिए। टी प्लांट नीड्स हैवी रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। चाय की खेती उन एरियाज में की जा सकती है जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जहां पर बारिश लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होती है एनुअली। उन एरियाज में भारत के हम चाय की खेती कर सकते हैं। द रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, लगातार बारिश होती रहती है, उन एरियाज में ही चाय के प्लांट हम लगा सकते हैं। जैसे आसाम है, जो ईस्टर्न स्टेट्स अपनी, वहां पर, या वेस्ट बंगाल है, जिन एरियाज में लगातार बारिश होती रहती है, उन्हीं एरियाज में चाय की खेती की जा सकती है। क्योंकि जो चाय की पत्तियां है, उनको फ्रेश बने रहने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बारिश की बूंदों की। अगर हम बात करें कि भाई किस मिट्टी में और ज्यादा उपयुक्त होगी चाय की खेती, माउंटेन सोइल,
deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. जो बाहर के हिली एरियाज है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर हम चाय के प्लांट आसानी से देख पाते हैं। या जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी की इसको जरूरत होती है। टी इज ए प्लांटेशन क्रॉप, बिवरेज क्रॉप। चाय क्या है? चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं। चाय बागवानी की जो फसलें हैं उनमें शामिल है और भारत के मुख्य बिवरेज क्रॉप है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर हम टी के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत चाय के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा उत्पादन चाय का भारत करता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, these are the some major producing states of tea. भारत के आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। Now we are going to discuss required condition for growing coffee. अब कॉफी किन एरियाज में उगाई जा सकती है, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस की जरूरत है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर कितना चाहिए कॉफी के लिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोविंग कॉफी क्रॉप। अगर हम कॉफी कहवे की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर माना जाता है वो माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक। ये टेम्परेचर आइडियल होता है कॉफी की खेती के लिए, कहवे की खेती के लिए। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल नीड फॉर ग्रोविंग कॉफी प्लांट। कॉफी के बागानों के लिए हैवी रेनफॉल की जरूरत है। कॉफी उन्हीं एरियाज में उगाई जा सकती है जहां पर हैवी रेनफॉल हो, जहां पर रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर तक होती है। उन्हीं एरिया में हम कहवे की खेती कर सकते हैं। हिल slopes are more suitable for growth of this crop, well-drained mountain soil. अब जो भारत के स्लोपी एरियाज है, जो भारत की माउंटेन सोयल है, वो काफी ज्यादा आइडियल मानी जाती है कॉफी की क्रॉप के लिए, कॉफी की खेती के लिए। कॉफी इज ए प्लांटेशन क्रॉप एंड बिवरेज क्रॉप आल्सो। भारत में जो कॉफी है वो प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आती है, मुख्य पेय फसल है। हम आमतौर पर कॉफी पीते हैं। इंडियन कॉफी इज वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनिशियली द अरेबिया वैरायटी ऑफ कॉफी वाज ब्रॉट फ्रॉम यमन। भारत की जो कॉफी है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम पूरे विश्व में लगभग कॉफी का निर्यात करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.2% of the total world coffee production. Coffee was innately produced on the Baba Budan Hills in Karnataka. भारत विश्व के कुल कॉफी उत्पादन में 3.2% उत्पादन करता है। ये कुल कॉफी के उत्पादन का 3.2% भारत में उत्पादित किया जाता है। और मुख्य तौर पर अगर हम कॉफी की बात करें तो कर्नाटका में जो बाबा बुदान हिल्स है, पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दीज आर द अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट
और रीजन इन इंडिया। भारत में नीलगिरी, कर्नाटका में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, या केरला और तमिलनाडु में जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कॉफी की खेती बाड़ी की जाती है, कॉफी के प्लांटेशन है। Now we are going to discuss about the ideal and required conditions for growing maize. मेज होती है बेटा मक्का, क्रोन, जो मक्का तुम खाते हो क्रोन, वो होती है मेज। अब मेज खरीफ क्रॉप सीजन, खरीफ सीजन क्रॉप है। मेज इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन and it required almost 21 degrees to 27 degrees Celsius temperature. मेज की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आइडियल माना जाता है। रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है। इट नीड ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर मीडियम रेनफॉल। 50 से 100 सेंटीमीटर तक जो एक ठीक ठाक सी रेनफॉल है वो इसको रिक्वायरमेंट है, या 5 से 6 टाइम इसको इरिगेशन की जरूरत होती है। 5 से 6 बार हम मक्का की फसल में अगर पानी दे देते हैं तो हमारी फसल हो जाती है। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर क्रॉप। अब मक्का की जो फसल है वो एक खाद्यान्न फसल भी है और पशुओं के चारे के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई मेज आपको पता खाने के लायक कैसे काम आएगी। मेज भुट्टा, जिसको तुम कहते हो भुट्टा खाते भी हो, या उस भुट्टे से जो उसके दाने हैं, क्रॉप है, उससे हम कोल बनाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। दूसरा, भाई हम अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में भी मेज का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोज वेल इन ओल्ड अल्वाइल सोइल। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है मेज की खेती के लिए। पर किसी भी तरह की खेती मिट्टी में हम मेज को उगा सकते हैं। कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मेज इन इंडिया। अगर भारत में हम बात करें तो भी कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, एमपी, ये मुख्य राज्य है जहां पर मक्का की खेती की जाती है। एक और है पल्सेस। पल्सेस में आते बेटा जितनी भी दाल वाली जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो सारी हम शामिल करते हैं पल्सेस में। चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, पीज हो, ये सारी की सारी आती है पल्सेस ग्रुप में। दाल, दलहन जो फसलें हैं वो रबी क्रॉप में होती, रबी सीजन में होती है। जो पल्सेस है, हम जो दलहन की फसलें बोते हैं वे सर्दियों में बोई जाती है, रबी सीजन में। Pulses are usually grown in rotation with other crops so that the soil can regain its fertility. और कई बार हम जो दलहन की फसलें हैं वो अपने खेतों में जो रोटेशन है फसलों की उसको करने के लिए बो देते हैं कि हम लगातार कई सालों से जो फसलें बो रहे हैं, 3-4 सालों से, हम बीच में क्या करते हैं कि एक बार दलहन की खेती कर देते हैं ताकि जो भूमि है, मिट्टी है, वो अपनी उपजाऊ शक्ति वापस पा सके। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत
संपूर्ण विश्व में दलहन के उत्पादन में और उपयोग में, कंजप्शन में पहले पायदान पर है। तूड़, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्रास पल्सेज आर द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जितने भी पल्सेज क्रॉप है, चाहे वो तूड़ हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, पीज हो, ग्राम हो, ये सारे की सारी प्रोटीन से भरे हुए है। प्रोटीन सबसे ज्यादा इन दलहन वाली फसलों में होता है, दलहनों में होता है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ पल्सेज। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये स्टेट अग्रणी है, जहां पर सबसे ज्यादा जो दलहन है उसकी खेती बाड़ी की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, जो भारत की कृषि व्यवस्था है उसकी विशेषता पर, कि भारत में जो कृषि है उसकी क्या क्या विशेषता है। एक मिनट रुकना। थ्री फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। भारत में कृषि व्यवस्था की कुछ विशेषता हम यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज दैट देयर आर टू मैनी पीपल हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सिंस 901 the proportion of people dependent on agriculture has almost remained constant. Almost 70% of Indian people are dependent to earn their earning or living to the agriculture sector. भारत में अगर हम बात करें तो भारत की कुल आबादी का लगभग जो 70% हिस्सा है, वो 70% हिस्सा खेती के ऊपर डिपेंड करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। कि भारत के कुल आबादी का लगभग 70% यानी कि 2 आउट ऑफ 3 मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपनी अर्निंग कमाने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स या लैक ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ आवर फार्मर्स आर पुअर, so they are not able to brought modern inputs and technology for doing their agricultural activities. अपने यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर जो किसान है वो गरीब है और गरीबी के कारण वो सक्षम नहीं हो पाते कि भाई वो अपनी खेती करने के लिए जो आधुनिक संसाधन है, आधुनिक जो मशीनरी है, इनपुट्स है, उनको खरीद के वो एबल नहीं होते। इसलिए आज भी भारत में बहुत सारे जो किसान है ट्रेडिशनल मेथड से खेतीबाड़ी करते हुए मिलेंगे। थर्ड हम ले सकते हैं इसमें ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून। भाई यहां पर क्या है, हमारे ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए आज भी मानसून के ऊपर, बारिश के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। इन इंडिया वी आर डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर इरिगेशन, स्पेशली इन द ड्राई एंड एरिड एरियाज ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर all dependent on monsoon for their irrigation। जो भारत के आज भी शुष्क अक्षेत्र है, उन अक्षेत्रों में वहां के जो किसान है
वो अपनी खेती बाड़ी के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे राजस्थान में पानी की किल्लत है, बारिश के ऊपर वहां के किसान ज्यादा डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड, छोटे और बिखरे हुए खेत। आवर फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड एंड स्कैटर्ड लैंड। अधिकतर जो भारतीय किसान है ना, उनकी जो जमीनें हैं वो एक तो छोटे छोटे पार्टों में है, दूसरा बिखरी हुई मिलेगी। एक खेत यहाँ पे है, दूसरा खेत कहीं दूसरी जगह है, एक जगह हमारे किसानों के खेत नहीं मिलेंगे। इट इज वेन टू एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग फॉर द फार्मर्स टू गो वन फार्म टू अनदर फार्म। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि किसानों के जो खेत है वो अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ा किसानों के ऊपर कि किसानों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। कि मान लो मेरा खेत एक जगह है, तो मैं एक बार वहां पे गया, जो भी मेरे को काम है मैंने किया और वापिस आ गया, लेकिन मेरी जो जमीन है वो बिखरी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में है, तो फिर क्या होगा भाई, एक खेत से दूसरे खेत में जाऊंगा, टाइम भी लगेगा। अगर मैं भाई बाइक से जा रहा हूं, ट्रैक्टर से जा रहा हूं, तो उसका ऑयल भी लगेगा, अलग से खर्च भी होगा। तो ये समस्या आती है।